तो आज मैं आपको एक मूवी सी नो इविल के दोनों पार्ट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक घर को दिखाते हुए, जहाँ पर एक औरत किसी से डर रही होती है और वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं ये देखने के लिए कि वो आदमी है कौन। जैसे उनको ये आदमी नजर आता है तो वो देख के हैरान रह जाते हैं कि वो काफी ज्यादा जाइंट था। वो उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है और एक का बाजू तोड़ देता है, उसके जिस्म से लहजा कर देता है। लेकिन फिर भी वो उस जाइंट आदमी के सर में गोली मार देता है, जिससे वो भाग जाता है। यही जाइंट आदमी जिसका नाम जेकब है और यही इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। जख्मी पुलिस ऑफिसर जब उस लड़की को देखता है जो कि चिल्ला रही थी, तो वो ये नोटिस करता है कि उस बेचारी की आंखें निकाली गई हैं। जब वहाँ पुलिस आती है तो उनको और भी डेड बॉडीज मिलती हैं जिनकी आंखें निकाली गई थी। और फिर यहाँ सीन कट हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है 4 साल बाद का सीन। हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने अब नकली हाथ लगा रखा था। उसे 8 कैदी दिए जाते हैं जिनकी सजा एक बिल्डिंग को साफ करने के बाद कम हो जानी थी। उसके साथ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर भी होती है। कैदी टोटल 8 थे, 4 लड़कियां और 4 ही लड़के। इस बिल्डिंग की सफाई इसलिए होनी थी कि कई साल पहले इसके 2 फ्लोर्स काफी बुरी तरह से जल गए थे और कंटामिनेटेड हो गए थे। अब ये सारे कैदी उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जो एक होटल था। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है और उन्हें बताती है कि क्या क्या करना है। अब सब अपना काम शुरू करते हैं। अब उनमें से एक लड़का कहता है कि मेरे पास इस होटल का मैप है और इसमें एक लॉकर भी है जिसमें बहुत सारा पैसा है। वो अपने दोस्त से कहता है कि हम ये पैसे लेके यहाँ से निकल जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जब एक लड़की खाना खा रही होती है तो एक होल से एक डॉग उसकी तरफ आता है। उन लोगों को बिल्डिंग से बाहर जाने की इजाजत तो नहीं थी और उनका रास्ता भी बंद कर रखा था। तो वे देख के काफी खुश हो जाती है कि उसे रास्ता मिल गया। उनमें से एक लड़की की बॉडी पर हमें काफी अजीब टैटू दिखाई देता है, जिसका मतलब हमें आगे जाके पता चलेगा। और वो लड़का जो कि लोकर ढूंढना चाहता था वो अपने काम पर लग जाता है। वो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि काफी अजीब अजीब डेड बॉडीज पड़ी हैं और उनकी आंखें नहीं है। वो भी देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो जाइंट जेकब आ जाता है और वो उन दोनों में से एक लड़के को घसीट के अपने साथ ले जाता है। फीमेल पुलिस ऑफिसर जब कैदियों को चेक करने के लिए उस लिफ्ट का बटन दबाती है तो वो 9th फ्लोर पर चली जाती है, जहाँ पर जेकब उसे पकड़ लेता है, उसे मार डालता है और उसकी आंखें भी निकाल लेता है। यहाँ हम पर ये रिवील होता है कि वो सबकी आंखें किसी गंदे से फ्लूइड में स्टोर किया करता था। न जाने उसने इनका क्या करना था। अब उनमें से 2 लड़कियां ऐसी थी जो कि यहाँ से भाग कर जाना चाहती थी। एक का नाम क्रिस्टीन था और एक का नाम किरा। वो डिस्कस करती है कि जो जगह जहाँ से डॉग आया हम वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो वहाँ जाने ही लगती है बाहर जाने के लिए कि तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है और किरा के कंधे में अपना हुक फंसाकर उसे खींचने लगता है। क्रिस्टीन काफी डरी हुई उस पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। अब वो दोनों एक साथ लिफ्ट में जाते हैं जहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स में उनके दोस्त यानी वो कैदी फंसे हुए थे। यहाँ उस पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि कोई और नहीं बल्कि जेकब ही है जिसके सर में मैंने गोली मारी थी। और तभी वो जाइंट अपनी हुक उस पुलिस ऑफिसर के गले में फंसाता है और उस बेचारे को मार ही डालता है। क्रिस्टीन और उसके साथी काफी डर जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती और उस पुलिस ऑफिसर की गन अपने साथ सेफ्टी के लिए रख लेती है। दूसरी तरफ हमें जेकब दिखाया जाता है जिसके पास किरा बेहोश पड़ी थी। वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। वो जगह काफी गंदी होती है और उसमें काफी ज्यादा डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। अब यहाँ हमें जेकब के पास की एक स्टोरी दिखाई जाती है। आप भी सोच रहे होंगे कि जेकब का माइंड किलर्स जैसा कैसे बना। तो बात ये थी कि उसकी मदर काफी स्ट्रिक्ट थी और उसे बचपन में एक पिंजरे में इसी तरह बंद करके रखती थी और उसे ये बताया गया कि जो भी कोई कोर्ट के खिलाफ बात करेगा वो बहुत ज्यादा गुनहगार होगा और वो अच्छा नहीं होगा, तो उसे मार डालना। उसकी मॉम से ये भी कहती थी कि जिनकी बॉडीज पर टैटूज होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। तो जेकब एक और लड़के की आंखें निकाल देता है और वो बढ़ता है एक और कपल की तरफ जो कि उन्हीं कैदियों में से था। लेकिन जेकब उस लड़के को भी पकड़ लेता है और उसकी आंखें भी निकाल देता है और बेचारी लड़की जो कि रस्सी से नीचे उतर रही थी, जेकब उसकी रस्सी खोल देता है। नीचे गिरते हुए उसे शीशा लगता है जिससे उसकी बॉडी से खून आने लगता है। वहाँ पर काफी ज्यादा डॉग्स आकर उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। अब सिर्फ 4 कैदी उससे आजाद बच गए थे और एक बेचारी किरा थी जो कि पिंजरे में कैद थी। अब जेकब उन 4 कैदियों में से एक कब्र की तरफ बढ़ता है। उनमें से एक लड़का एक लोहे के पाइप के साथ जेकब को बहुत बुरी तरह मारता है और वहाँ से अपनी फीमेल दोस्त को लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी उसका मोबाइल रिंग होता है और जेकब वहाँ पर आकर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और वो उस लड़की का सेल फोन उसके मुंह में घुसा देता है जो कि उसके गले में फंस जाता है और वो सफोकेशन से मारी जाती है। वो लड़का जो उसके साथ था वहाँ से भाग चुका होता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन और उसका दोस्त भी काफी डरे हुए होते हैं। अब सिर्फ ये 3 लोग बच चुके थे और किरा को मिला के 4 कैदी। अब तीनों बचे लोग एक साथ हो जाते हैं और जेकब
जेकब को ढूंढने लगते हैं। हर एक के पास कोई ना कोई हथियार था, यानी वेपन। लेकिन इससे पहले कि वो जेकब को मारते, जेकब एक दीवार तोड़कर उन पर ही अटैक करने लगता है और वो दूसरे लड़के को बेहोश ही कर देता है। अब क्रिस्टीन और उसका दूसरा दोस्त ऊपर की तरफ जाते हैं और वो लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जेकब ने लोगों की आंखें रखी हुई थी। वो लोग उसी रूम में पहुंच चुके थे जहाँ पर किरा कैद थी कि तभी उन्हें जेकब की आवाज आती है, तो वो दोनों छुप जाते हैं और जब देखते हैं कि जेकब किरा को मारने के लिए बाहर निकाल रहा है तो वो बाहर आ जाते हैं और क्रिस्टीन का दोस्त वहाँ पर पड़ी हुई सारी ग्लास बोतल्स तोड़ने लगता है। ये देख के जेकब को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को एक क्लोजेट के पीछे प्रेस करके मार देता है। सर्वाइवर्स में सिर्फ 3 लोग बचे थे, किरा, क्रिस्टीन और उनका एक साथी जो कि बेहोश हो चुका था। तभी किरा के पास वो बूढ़ी औरत आती है जिसने इनको होटल में वेलकम किया था। वो सारे खुश हो जाते हैं कि हो सकता है इसे अब पता चल जाए और हमें ये जेकब से बचा ले। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रुथ रिवील होता है कि वही औरत जेकब की असली माँ थी। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरे दिल में बदले की आग चल रही थी उसी पुलिस ऑफिसर के लिए जिसने मेरे बेटे जेकब को फायर किया, उसके फोरहेड में शूट किया। मुझे उसे मारना ही था और देखो आज मैं कामयाब हो गई। तो क्रिस्टीन कहती है कि इसमें हमारा क्या कसूर था? तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि बस जो एक बार यहाँ पर आ गया वो यहाँ फंस गया। अब सवाल उठता है कि उन्होंने उन सब कैदियों में से किरा को ही क्यों कैद किया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस बूढ़ी औरत के मुताबिक टैटूज बहुत बुरी बात थे और किरा की बॉडी पर टैटूज थे तो वो उसे भी मारना चाहती थी। लेकिन जेकब इस चीज से इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, किरा मुझे अच्छी लगने लगी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने देने वाला। जब उसकी मदर उसे फोर्स करती है तो वो अपनी मदर को दूर उठाकर फेंकता है जिससे एक आयरन रोड उनके हाथ पार हो जाता है। वो जाइंट जेकब किरा को अपने साथ ले आता है लेकिन तभी वहाँ पर क्रिस्टीन आती है, उसे गन पॉइंट करके कहती है कि छोड़ो मेरी दोस्त को। तो किरा भी उससे कहती है कर दो इसे शूट। लेकिन जब क्रिस्टीन शूट करती है तो उसमें गोलियां ही नहीं होती। ये देख के जेकब को दोनों पर काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें हवा में लटका देता है। लेकिन तभी पीछे से वो बेहोश लड़का आता है और पाइप से उस पर दोबारा से वार करता है और वहाँ से वो तीनों कैदी भागने लगते हैं। वो एक कमरे की खिड़की तोड़ते हैं, वहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन जेकब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो लोग जेकब को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकते हैं लेकिन वो गिरा नहीं था, कहीं पर लटक गया था। तो जब क्रिस्टीन नीचे झुकती है ये देखने के लिए तो क्रिस्टीन का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथी उसके हाथ पर मुसलसल वार कर रहे होते हैं लेकिन फिर उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन क्रिस्टीन अपने दोस्त से वही आयरन रोड लेती है और उसकी आंख में मारने लगती है जिसकी वजह से उसकी आंखें साया हो जाती हैं और वो फाइनली नीचे गिर जाता है। यहाँ पर जेकब मर चुका था और ये तीनों सर्वाइवर्स यानी क्रिस्टीन, किरा और उनका मेल दोस्त इस होटल से बाहर आते हैं। वो खुश भी थे कि उन्होंने जेकब को हरा दिया लेकिन साथ ही साथ दुखी भी थे कि उनके काफी ज्यादा दोस्त मारे गए। इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यही एंड हो जाता है। नाउ मैं अब आपको पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी शुरू होती है तो हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ के ऑटोप्सी डिपार्टमेंट यानी वो जगह जहाँ पर डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम वगैरह होता है वहाँ पर 2 लोग काम कर रहे होते हैं, एक फीमेल डॉक्टर और एक मेल डॉक्टर। फीमेल डॉक्टर का नाम एमी होता है और जो साथ उसके डॉक्टर था वो उसे पसंद किया करता था और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। अगले ही दिन एमी का बर्थडे था जिसके लिए वो काफी खुश थी क्योंकि हर साल उसके कोलीग्स उसे बर्थडे पार्टी दिया करते थे। वो अपनी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है कि तभी उसे एक न्यूज मिलती है कि अभी रुक जाओ, एक एम्बुलेंस आ रही है जिसमें काफी सीरियस कंडीशन का एक पेशेंट है। तो बेचारी एमी को उधर ही रुकना पड़ता है और अब हमें एम्बुलेंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि वो पेशेंट था कौन। आपने जेकब के जाइंट और क्रीपी हाथों को तो देखा ही होगा, तो जी हाँ, ये उसी के हाथ थे जो कि अभी भी हिल रहे थे, यानी ये जाइंट इंसान अभी भी जिंदा था। इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये बेहोश था। अब एमी और उसका दोस्त बेहोश जेकब को अपने साथ हॉस्पिटल के अंदर ले आते हैं और उसका कुछ बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले वो उसका वेट चेक करते हैं जो कि 350 के बराबर था, यानी 350 केजी के बराबर। उसकी हाइट भी काफी ज्यादा थी, ऐसे ही नहीं उसे लोग जाइंट कहते थे। वो लोग ये देखते हैं कि इसे इतनी ज्यादा चोटें आई हैं फिर भी ये जिंदा है। तो एमी कहती है कि इतना जाइंट और ह्यूज है, इसके लिए ये चोटें तो बिल्कुल छोटी छोटी होंगी। अब एमी वहाँ से फारिग होकर एक और रूम में आती है जहाँ पे काफी ज्यादा डेड बॉडीज पड़ी होती थी और उन पर एक क्लोथ था, लेकिन अचानक से वो डेड बॉडीज जिंदा हो जाती है और उठने लगती है। एमी काफी डर जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो उसके दोस्त थे जो कि डेड बॉडीज बनकर एक्टिंग कर रहे थे और उसे इसलिए डराया कि अब उसकी बर्थडे पार्टी चलने वाली थी। उस पार्टी में एमी का भाई भी होता है। जब उसे पता चलता है कि वो मेल डॉक्टर यानी जो एमी के साथ है वो उसे पसंद करता है और आज प्रपोज करने वाला है, तो वो उससे कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो वरना बहुत बुरा होगा। वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम टैमारा होता है। टैमारा और उसका दोस्त उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पर जेकब बेहोश पड़ा हुआ था।
टिमेरा काफी शरारती लड़की थी। वो जेकब को तंग करने लगती है, ये समझते हुए कि वो मरा हुआ है। उसका दोस्त उसे मना करता है कि ऐसा नहीं करो, तुम नहीं जानती है कितना बड़ा किलर था। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो जेकब अपनी जगह पर नहीं होता। ये देख के दोनों काफी डर जाते हैं और अचानक से लाइट भी ऑफ हो जाती है। इन दोनों दोस्तों को फील होता है कि जैसे जेकब इनके पीछे है और इनको ठीक फील हो रहा था। जेकब बिल्कुल इनके पास था, तो वो टिमेरा के दोस्त को यहाँ मार डालता है। टिमेरा चिल्लाने लगती है तो हॉस्पिटल में मौजूद बाकी सारे लोग उसकी तरफ जाते हैं। अब दूसरी तरफ जेकब उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी मदर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पार्ट 1 में उसने अपनी मदर को मार दिया था, जिस पर वो काफी अफसोस कर रहा था और रिग्रेट फील कर रहा था। और वहाँ पर पड़ा हुआ एक मास्क वो अपने फेस पर पहन लेता है और वहाँ पर कुछ वेपन्स उठाता है, यानी वो टूल्स जो ऑटोप्सी में यूज होते थे। दूसरी तरफ टिमेरा किसी को भी नहीं मिल रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुन के वहाँ पर एक वर्कर आता है जो कि व्हील चेयर पर था। जेकब उस वर्कर को देख लेता है और अपनी हुक उसमें फंसाकर उसे खींच लेता है, जिससे बेचारा गिर जाता है। तो जेकब आकर उसे हमेशा के लिए सुला देता है, यानी उसकी जान ले लेता है। दूसरी तरफ जब एमी और उसका भाई अपने दोस्त की लाश यानी डेड बॉडी देखते हैं तो काफी डर जाते हैं। तो एमी का भाई अपने साथ एक नाइफ ले लेता है और ढूंढने निकल जाता है जेकब को। एमी और उसके भाई के साथ एक और लड़की भी थी जो कि एमी के भाई की दोस्त थी। ये तीनों टिमेरा को ढूंढने निकल जाते हैं और लकीली टिमेरा इन्हें मिल जाती है। टिमेरा इन सबको बताती है कि जेकब जल्दी हमें मारने आएगा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एमी कहती है कि नहीं, उसका दोस्त अकेला है, वही दोस्त जो उसे प्रपोज करने वाला था। वो जिस जगह पर था वहाँ पर वो बिल्कुल अकेला था और अचानक से उसके सामने जेकब आ जाता है जो कि उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और उन चारों से टकरा जाता है। यानी अब ये 5 लोग एक साथ थे। जेकब उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और उनमें से एक लड़की को पकड़ के मार डालता है जिसे एमी का भाई पसंद करता था। बाकी 4 लोग एक जगह पर आकर छुप जाते हैं, लेकिन जेकब टिमेरा को देख लेता है और एक बहुत बड़ी नाइफ से उसका गला काट देता है। अब वहाँ से वो बढ़ता है एमी के भाई की तरफ और उसकी गर्दन दबाकर उसे हवा में लटका देता है। एमी का भाई भी उसे नाइफ से मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नाकाम रहता है। जेकब उसे उठाकर अपने साथ ले आता है और अब पीछे सिर्फ एमी और उसका दोस्त बचे थे। एमी रोने लगती है कि जेकब उसके भाई को ले गया, लेकिन तभी उसे अपने भाई की आवाज आती है तो वो उस तरफ जाने लगती है। वो वॉशरूम में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका भाई था। वो एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। वो इन दोनों से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और तभी उसके जिस्म से एक ब्लेड आर पार होता है, जैसे किसी ने उसके नीचे से मारा हो। इनफैक्ट जेकब उस स्ट्रेचर के नीचे ही छुपा हुआ था एक चेन सो लेकर। अब एमी के भाई को मार देने के बाद वो इन दोनों की तरफ बढ़ता है। एमी को अपने भाई की मौत का काफी गुस्सा था तो उसे मारने लगती है, लेकिन जेकब खुद पे कोई वार नहीं होने देता, बल्कि उल्टा एमी को ही काट डालने वाला होता है उसी चेन सॉ के साथ। लेकिन तभी वहाँ पर एमी का दोस्त आ जाता है और उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। इस दौरान वो बेचारा खुद भी जख्मी हो गया था। अब ये दोनों भागते भागते एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लोहे का मजबूत दरवाजा होता है। वो उसे बंद कर देते हैं ताकि जेकब न अंदर आ सके, और ऐसा ही होता है। जेकब ना तो उस दरवाजे को तोड़ पाता है और ना ही खोल पाता है। एमी और उसका दोस्त अंदर चले जाते हैं तो उन्हें लकीली एक खिड़की नजर आती है। एमी का दोस्त उससे कहता है कि तुम बाहर जाकर पुलिस को बुला कर लाओ, मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जेकब बाहर ना आ सके। और एमी ऐसा ही करती है और खिड़की से बाहर आ जाती है। लेकिन जेकब वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसने एमी को बाहर निकलते हुए नहीं देखा था तो एमी फौरन से उसी रास्ते से वापस अंदर चली जाती है। एमी अपने दोस्त को बताती है कि जो रास्ता हमने ढूंढा, जेकब ने भी वो रास्ता ढूंढ लिया था अंदर आने के लिए, तो चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। वो दोनों भागने लगते हैं। इतनी ही देर में जेकब भी अंदर आ चुका था, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो दरवाजा एक लॉक होता है। एमी वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी जेकब की चेन सो का ब्लेड उस दरवाजे के आर पार होता है और सीधा एमी के पेट में लग जाता है, जिससे एमी वहीं पर मर जाती है। अब यहाँ पर एमी के दोस्त को काफी गुस्सा था, इस पागल जाइंट इंसान ने मेरे सब दोस्तों को मार दिया। सबसे बढ़ के उसे एमी के मरने का काफी दुख था और अब वो बदला लेना चाहता था। अब वो एक जगह छुप जाता है ताकि जेकब अंदर आए तो इस पर अटैक करके उसे मार सके। लेकिन जब जेकब अंदर आता है और एमी का दोस्त उस पर अटैक करने लगता है तो जेकब उसे ही पकड़ लेता है और उसे बहुत ज्यादा मार के काफी जख्मी कर देता है। लेकिन वो कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानने वाला, मैं इसे मार कर ही रहूंगा। तभी वो एक मशीन ऑन करता है जिसमें से किसी किस्म का केमिकल निकलता था और उसके आगे नीडल लगी हुई थी। वो मशीन वो लड़का जेकब के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से वो केमिकल उसकी बॉडी में जाने लगता है और इस वजह से जेकब काफी वीक महसूस करने लगता है। जेकब नीचे गिर जाता है। एमी के दोस्त को लगता है कि शायद जेकब अब मर गया और वो उस जगह से बाहर आ जाता है। एमी का दोस्त वहाँ से अपनी गाड़ी लेता है और जाने लगता है कि तभी रास्ते में एक बैरियर आता है तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर उस बैरियर को हटाने लगता है। लेकिन जब वापस अपनी गाड़ी में जाने लगता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी का दरवाजा
दरवाजा खुला हुआ है। हो सकता है कि जेकब अभी भी जिंदा और इसकी गाड़ी में आकर बैठ गया हो। तो वही लड़का यानी अम्मी का दोस्त डरने लगता है, लेकिन जेकब गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि उसके पीछे था। जेकब उसकी भी आंखें निकाल देता है और उसे मार डालता है, और अब जेकब सब लोगों की जान ले चुका था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।